जब तक ये लोग हमको पोस्टर लगाने से रोकते रहेंगे तब तक हम पोस्टर लगाते रहेंगे। जी इस देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। साहब के लिए, कांग्रेस के लिए अगर ये मुद्दा नहीं है तो मुझे लगता है कि कोई सेटिंग हो गई उनकी भारतीय जनता पार्टी। उन्हें ऐसा तमाचा मारा है भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही रवैये पे और इसीलिए बौखला गए। आएंगे तो स्वागत करेंगे किसान, इनका बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करेंगे। इस बार जब भी जाएंगे, चुनाव में भी जाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से स्वागत होगा। गांव गांव तैयार बैठा है। क्या हाल है? आज तो ये मेरे फादर हैं जी। अच्छा अच्छा, आप मेरा लगा लो, मैंने आपके सबको दो बराबर करो। बस इनका डाल दो, इनका डाल दो। ना 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 एक ही अभी ऐसे इनका डाल लो, इनका सबके डाल लो, इनका एक ही अभी दिलपल भाई। हाँ जी फोटो हमारा बने जी डाटा साहब, आज टोंडी गांव में पहुंचे हैं, क्या कुछ प्रयोजन? देखिए, आज इस इलाके के बहुत से कार्यकर्ताओं के घर पे भी मैं जा रहा हूँ, मुलाकात कर रहा हूँ, क्योंकि सारे साथी सदस्यता अभियान में ज़ोर शोर से जुटे हुए हैं और पार्टी का बेस ग्राउंड पे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ रहे हैं। तो गगसीना में आज एक कार्यक्रम था और उसके बाद यहाँ से टोंडी पहुँचे हैं और इसीलिए पहुँचे हैं कि निर्मल सिंह जी के यहाँ पे आए हैं, सम्मान पूर्वक यहाँ पे आए हैं, क्योंकि ये खूब मेहनत कर रहे हैं, इलाके में लोगों को मेंबर्स बना रहे हैं पार्टी का, और जितने पार्टी के मेंबर बनेंगे उतनी पार्टी की ताकत बढ़ती है। तो ऐसे सब कार्यकर्ता जो इलाके में मेहनत कर रहे हैं उनके घर जाया जा रहा है। जी जी। तो डाटा साहब, यमुनानगर में भी मोदी हटाओ के नारे लगाए जा रहे हैं, बैनर लगाए जा रहे हैं, वहाँ पर चित्रा सरवार आई थी, तो उनको भी हिरासत में ले लिया। देखिए, उनको भी साथ में आदर्श पाल जी को भी, योगेश्वर शर्मा जी को भी और हमारे दर्जनों कार्यकर्ताओं को वहाँ हिरासत में लिया है। ये तानाशाही है सरासर, और हमने तो ये साफ तौर पे कहा है कि जब तक ये लोग हमको पोस्टर लगाने से रोकते रहेंगे तब तक हम पोस्टर लगाते रहेंगे। हम अपनी आज़ादी के साथ समझौता तो किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम आज़ाद मुल्क में पैदा हुए हैं, आज़ाद देश में पैदा हुए हैं, हमें गुलामी बर्दाश्त नहीं है। हम अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पे। आज यमुनानगर में कॉल था और पूरे यमुनानगर में हर चौराहे पे हमारे कार्यकर्ताओं ने आज मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगाए हैं। और ये सही भी है, क्योंकि मोदी जी इस देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। किसान परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, युवा परेशान हैं और कर्मचारी परेशान हैं। कोई भी वर्ग ऐसा नहीं बचा जो आज के दिन में परेशान नहीं है। महंगाई से लोग त्रस्त हैं और उसके बावजूद ये अपने बिजनेसमैन दोस्तों को लगातार फ़ायदा पहुंचाने के लिए खूब भ्रष्टाचार दबा के चल रहा है सरकार के अंदर। इन सारी नीतियों से देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। इसलिए हमने कहा कि मोदी हटाओ देश बचाओ। तो कल भी आप लोग करनाल में प्रदर्शन कर रहे थे, बैनर लगा रहे थे, तो आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ? बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। 29 लोगों को हिरासत में लिया गया था, बाद में गिरफ्तारी दिखाई गई, FIR दर्ज हुई। 13 तारीख को हमको डेट दी गई है, पेशी है। तो 13 तारीख को हज़ारों लोग हरियाणा से आएंगे यहाँ पर, और हम भी देखेंगे कि तानाशाह सरकार कितना दबाव बनाती है और कितना हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हिम्मत जुटाती है। हज़ारों लोग ये सवाल पूछने के लिए आएंगे और अपने हाथों में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर पकड़ेंगे। हम देखना चाहते हैं कि आखिर किस किस आवाज़ को ये तानाशाही सरकार दबाएगी, क्योंकि ये आवाज़ तो अब एक एक व्यक्ति की है, एक एक दिल में ये आवाज़ है। इन्होंने पोस्टर छापने से प्रिंटिंग प्रेस को मना किया, लोगों ने प्रिंट आउट निकाल लिए। इन्होंने प्रिंट आउट पे भी पाबंदी लगाई, बोले लगाने नहीं देंगे। लोगों ने दीवार पे पेंट से लिखना शुरू कर दिया। तो लोगों ने फ्लाईओवर पे बैनर लगा दिए, पुलिस खुद हटा रही है पोस्टर। आप सोचिए कैसी स्थिति आ गई, भयावह स्थिति आ गई। हरियाणा कानून व्यवस्था के मामले में पूरे देश में आखिरी स्थान पे आता है, और ऐसे प्रदेश में सारी पुलिस आपने
इस पोस्टर को हटाने पे लगा रखी है। वर्दी में पुलिस वाले पोस्टर हटा रहे हैं। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि जिस वर्दी का सम्मान करते हैं सब लोग, कानून की सूचक है जो वर्दी, उसमें आपने नगर निगम का काम दे दिया, उन पुलिसकर्मियों को पोस्टर हटाने पे लगा दिया सबको। तो मुझे लगता है कि ये तानाशाही का ही एक रूप है जिसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और जिसको हर हालत में सरकार को ये मानना होगा कि बोलने की आज़ादी रहेगी, अभिव्यक्ति की आज़ादी रहेगी। जो व्यक्ति जो बात कहना चाहे वो कह सकता है। सर, विपक्ष का तो कहना है कि आम आदमी पार्टी मुद्दा भटकाने का काम कर रही है। देखिए, कौन विपक्ष है ये मुझे पता नहीं है। अगर विपक्ष के लिए, अगर हुड्डा साहब के लिए, कांग्रेस के लिए अगर ये मुद्दा नहीं है तो मुझे लगता है कि कोई सेटिंग हो गई उनकी भारतीय जनता पार्टी के साथ। उनके सबसे बड़े नेता को सांसद के पद से हटा दिया, उनके सबसे बड़े नेता को 2 साल का कारावास दे दिया, सिर्फ आवाज़ उठाने के लिए, सरकार के खिलाफ बोलने के लिए। इनकी पार्टी से कोई नहीं बोला। हमारे सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जी ने आवाज़ उठाई उनके लिए भी। मतलब कांग्रेस को आज के दिन में ऐसी कमज़ोर स्थिति में है कि उनको अरविंद केजरीवाल जी की ज़रूरत पड़ रही है। उन्होंने आवाज़ उठाई, तब सब लोगों ने उस मुद्दे के ऊपर बोलना शुरू किया और वहीं से ये मोदी हटाओ देश बचाओ का कैंपेन भी शुरू हुआ, क्योंकि ये तानाशाही है। अब हरियाणा के अंदर आप देखिए कि उस दिन से लेके जिस दिन से राहुल गांधी जी की सदस्यता गई है अब तक भूपेंद्र हुड्डा जी का एक बयान दिखा दीजिए आप जिसमें वो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हों या नरेंद्र मोदी जी की इस बात के लिए उनको धिक्कार रहे हों, बुरा बोल रहे हों। कहीं कोई बयान नहीं मिलेगा, सेटिंग है उनकी। इससे भी बड़ी बात हमको आश्चर्य तब हुआ कि अगर हम पोस्टर लगा रहे हैं और बीजेपी को मिर्ची लग रही है तो समझ में आता है, उनके नेता हैं, मिर्ची लग सकती है, लगाएंगे फिर भी क्योंकि हमारा अधिकार है। लेकिन उनको मिर्ची लगे तो समझ में आता है। आप देखिए, सोनीपत में नगर निगम में भूपेंद्र हुड्डा जी के खासम खास व्यक्ति मेयर हैं, कांग्रेस का राज है, और नगर निगम से कंप्लेंट गई पुलिस के पास कि एफआईआर दर्ज कीजिए इन पोस्टर के खिलाफ। इसका मतलब स्पष्ट करें भूपेंद्र हुड्डा जी, क्या वो इस पोस्टर से सहमत नहीं है? क्या वो इस नारे से सहमत नहीं है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के खिलाफ आवाज़ उठाने से सहमत नहीं है? अगर ऐसा है तो फिर अंदर खाने, इसका मतलब इनकी मिली भगत है। हर मुद्दे पे यही देखने को मिल रहा है। संदीप सिंह के मुद्दे पे भी यही देखने को मिला, चुप रहे 45 दिन तक भूपेंद्र हुड्डा जी, उसके बाद उनको मजबूरी में बोलना पड़ा जब आम आदमी पार्टी सड़क पर आई। इस मुद्दे पर भी यही देखने को मिल रहा है कि उनका नगर निगम अगर कंप्लेंट दे रहा है कि इन पोस्टर के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, इसका मतलब तो वो बीजेपी के खेमे में है। जी, तो एक आज पन्ना प्रमुख का सम्मेलन बीजेपी कर रही है, बड़े स्तर पर कर रही है, किस तरह से देखते हैं? कहीं ना कहीं मजबूत कर रही है पार्टी? देखिए, मजबूत नहीं, आई वॉश करने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को ये पता चल गया है कि ज़मीन उनकी खिसक चुकी है। जब सरपंच का चुनाव हुआ तो मुझे नहीं लगता कि पूरे हरियाणा में कोई भी ऐसा शख्स जो बीजेपी का झंडा टांगता था वो कोई भी जीत के नहीं आया सरपंच के चुनाव में। लोगों ने ऐसा तमाचा मारा है भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही रवैये का और इसीलिए बौखला गए एकदम से। जैसे ही सरपंची का चुनाव हुआ इनको सारे कानून याद आ गए, व्यवस्था परिवर्तन कर दिया, सब जगह पे इन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये नियम नहीं होगा, ये होगा, सारे अधिकार छीन लिए सरपंचों के। क्यों? चुनाव से पहले आप बताते कि ये अधिकारों में बदलाव है, इनके तहत चुनाव करवा रहे हैं हम। क्योंकि चुनाव में इनको करारी हार मिली इसलिए उससे बौखला करके ये ऐसा कर रहे हैं। इनको पता है कि इनकी ज़मीन खिसक चुकी है इसलिए अब उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं पन्ना प्रमुख की मीटिंग है, लेकिन पूरी ताकत लगा के, पूरा जोर लगा के रैली करते हैं, जनता लाते हैं पैसे दे दे के, उसके बावजूद उसको कहते हैं पन्ना प्रमुख की मीटिंग है। तो ये आई वॉश करने की एक गफलत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग बहुत समझदार हैं, लोगों को पता है ज़मीन पर जब वोट, इनके मुख्यमंत्री गाँव में क्यों नहीं जाते किसानों से ये पूछने की उनकी फसल खराब हुई है, क्या दर्द है उनका, क्या दुख है। हेलीकॉप्टर में क्यों घूमते हैं? क्योंकि उनको पता है कि गांव में जाएंगे तो स्वागत करेंगे किसान इनका, बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करेंगे। इस बार जब भी जाएंगे, चुनाव में भी जाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से स्वागत होगा। गांव-गांव तैयार बैठा है, इसलिए ये हवाई ऊपर से दौरे करके ये कहते हैं कि फसल खराब हो गई। पूरे आपने आज़ाद हिंदुस्तान में, मैंने तो पूरी दुनिया में ये पहला वाकया देखा है। बाढ़ देखने तो ज़रूर हमने सुना था कि हेलीकॉप्टर में जाते हैं क्योंकि रास्ता नहीं होता ज़मीन पे। फसल देखने ये पहला किस्सा है जिसमें वो फसल देखने हेलीकॉप्टर से गए, वहाँ से उनको पता चलेगा कि कैसे गेहूं की बाल जो है वो ख़राब हो गई कि नहीं हो गई, दाने बचे हैं नहीं बचे हैं, कितना नुकसान हुआ खेत में, ये उनको ऊपर से देखने पे पता चल जाता है। तो मुझे लगता है कि वो ज़मीन से कट चुके हैं और हवाई बातें कर रहे हैं आजकल। सर, अरविंद केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना लगा है डिग्री मांगने पर गुजरात हाईकोर्ट ने, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पूरे देश में लोगों के मन में ये सवाल है कि ये कैसी बात है कि आरटीआई हमको दी गई थी जानकारी मांगने के लिए, उस आरटीआई के तहत जानकारी मांगी, सीआईसी ने जो सबसे बड़ी अथॉरिटी आरटीआई में, उसने आदेश दिया कि डिग्री दिखाइए। उसके बाद सीआईसी के ऑर्डर के खिलाफ गुजरात यूनिवर्सिटी हाईकोर्ट गई। अब वो तो सीआईसी और गुजरात यूनिवर्सिटी के बीच का मामला है, लेकिन उसमें अगर अरविंद केजरीवाल जी को 25,000 रुपये का जुर्माना होता है
पूरे देश के कान खड़े हो गए हैं इस बात को लेके कि क्यों डिस्करेज करना चाहते हैं, क्यों नहीं डिग्री दिखाना चाहते हैं। हमने तो सुना था 2016 में सार्वजनिक कर दी थी इन्होंने डिग्री, तो वो डिग्री दे क्यों नहीं देते लोगों को? सार्वजनिक होने के बाद क्या बचा है उसमें? शायद इनको ये लगता है कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस के क्लासमेट्स ढूंढना शुरू कर देगा देश जिस दिन ये डिग्री सामने लाएंगे, और क्लासमेट्स तो मिलेंगे नहीं, क्लासमेट्स तो होंगे तो मिलेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो लोग कहते हैं, ऐसा कई कंपेरिजन्स आए हैं, जो फ़ॉन्ट तब तक आया नहीं था एग्जिस्टेंस में, तब इन्होंने उस फ़ॉन्ट में अपनी डिग्री छपवा ली थी। जब कैमरा नहीं आया था, डिजिटल कैमरा नहीं था, ईमेल इस्तेमाल नहीं होती थी, तब इन्होंने डिजिटल कैमरे से फ़ोटो खींच के ईमेल पे भेज दी थी। कहना फेक है सब कुछ। निश्चित तौर पे लोगों को, अब अरविंद केजरीवाल जी ने भी कई बार ये कहा कि ये मजाक लगता है जब हमारे प्रधानमंत्री ऐसी बात करते हैं कि नाली में पाइप लगा के गैस निकाल लो, उससे खाना बना लो। जब हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं भाई बादल हो गए हैं तो रडार से बचा जा सकता है, सोचिए कितना रिस्क में वो हमारी फौज को डाल रहे हैं अगर ऐसा आदेश दे देते हैं, और इस जानकारी के आधार पर अगर ऐसा आदेश दे देते हैं। जब वो ऐसा कहते हैं कि जब आई नहीं थी ईमेल तब उन्होंने फ़ोटो मेल कर दी थी, जब वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं तो, और वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का एक इक्वेशन बता रहे थे, उस पर लोग हंस रहे हैं, पूरे दुनिया में हमारी बेइज्जती हो रही है। जो चीज़ नहीं पता नहीं बोलनी चाहिए। वो एक ऐसे पद पर हैं जहां बहुत जिम्मेदारी का पद है, और पूरी दुनिया में जग हंसाई करा रहे हैं। इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि पढ़े कितने हैं प्रधानमंत्री। इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। लोग कह रहे हैं पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होने चाहिए, बीजेपी वालों को पता नहीं क्या उससे आपत्ति है। बीजेपी वाले कह रहे हैं नहीं नहीं हमारे जैसे होने चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने बिजली मीटरों का मुद्दा उठाया था पीछे, लेकिन अभी वो ठंडा सा दिखाई दे रहा, क्या बात? बिजली मीटरों में तो आग लगी हुई है भाई साहब, ठंडा कहाँ से हो जाएगा। लोगों को अभी 47 पैसे का इन्होंने पर यूनिट एक सेस लगा दिया, कोई टैक्स लगा दिया, हर यूनिट पे 47 पैसे और जुड़ के आएगा। तो उस ऐसा मुद्दा जो हमारे जहन में जिसका बिल व्यक्ति को हर महीने भरना है, वो ठंडा कैसे हो जाएगा? वो उबाल पर है वो मुद्दा, लोगों के जहन में वो मुद्दा है, और लोगों ने ये सोच लिया है पूरी तरह से कि इस बार जब ये चुनाव में वोट मांगने के लिए आएंगे ना, तो जितनी तेज़ मीटर दौड़ रहे हैं उससे भी तेज़ बीजेपी के नेताओं को दौड़ाया जाएगा। तो टोल का एक मुद्दा है। आज ओम प्रकाश धनखड़ पहुंचे थे इंद्री में, उनसे बात की गई कि टोल जो अभी बढ़ाए गए हैं रेट, तो उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को संतुलन में बनाए रखने के लिए इस तरह से टोल बढ़ाना है। आप कहाँ तक सही? अरे कितना अर्थव्यवस्था को संतुलन में लाएंगे? 3 लाख करोड़ के कर्जे में तो डाल दिया हरियाणा को। आप पे, मुझ पे, हर हरियाणा वासी पे 6 लाख रुपए का कर्जा है हर आदमी पे। कितना अर्थव्यवस्था को संतुलन में लाएंगे? ऐसा संतुलन में लाना बंद करें, नहीं तो पूरा प्रदेश बर्बाद हो जाएगा। हम आखिरी सिरे पे पहुंच जाएंगे, सब उधार के नीचे दब जाएंगे। पंजाब के अंदर हमने अर्थव्यवस्था को संतुलन में भी ला दिया, 36,000 करोड़ का जो लोन और उसका जो ब्याज था वो भी चुकाया, और साथ में बिजली भी 50 लाख घरों के लिए फ्री कर दी, शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि भी दी। और जिस टोल की ये बात करते हैं, 8 टोल बंद कर चुके हैं हम पंजाब के अंदर। लूट है ये, बार बार एक्सटेंशन देते रहते हैं। अपने दोस्तों को सारे टोल दे रखे हैं, उनको बार बार एक्सटेंशन देते रहते हैं। कब के पूरे हो चुके हैं उनके पैसे? ट्रैफिक लगातार बढ़ता जा रहा है, साल दर साल बढ़ता है, और ये एक्सटेंशन देते रहते हैं कि पैसे पूरे नहीं हुए, अभी और लूटो, क्योंकि उसमें हिस्सा है इन सब नेताओं का। इसलिए इस खुली लूट को इन्होंने स्वीकार कर लिया है, इसलिए हरियाणा कर्ज के नीचे दबता जा रहा है। लेकिन सर, नवजोत सिंह सिद्धू जो अभी हाल ही में रिहा होकर आए हैं, उनका तो कहना है कि सब कुछ झूठ था, झूठे वादे किए गए थे, कुछ भी नहीं किया गया पंजाब में। देखो, वो जेल के अंदर थे, उनको पता नहीं लगा होगा, और जिस अपराध के लिए थे, तो जेल के अंदर टीवी वगैरह मुझे नहीं पता कितना अलाउड होता है, और वो कितना फ़ोन वोन तो नहीं यूज़ कर पा रहे होंगे। तो वो जेल के अंदर रहते हुए नहीं, अब वो बाहर आएंगे, जैसे वो लोगों के बीच जाएंगे, तो उनको पता चलेगा कि लोग कितने खुश हैं पंजाब में सरकार से। टीवी नहीं होता, मोबाइल नहीं होता, लॉरेंस बिश्नोई का वीडियो सामने आ गया, टीवी और मोबाइल से आप तो सिद्धू साहब को बताना चाहिए ना कि वो इस्तेमाल कर रहे थे कि नहीं। सिद्धू साहब को बताना चाहिए कि, क्योंकि जैसे वो बाहर निकल के बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो रोज़मर्रा की उससे वाकिफ़ थे। वहाँ पे लॉरेंस बिश्नोई का जहाँ तक आपने बात की, तो उनका जो मामला है उस पर बहुत स्ट्रिक्ट कार्रवाई की गई है। वहाँ जो भी अधिकारी हैं, सिस्टम इन्होंने दशकों से बिगाड़ा है। देखो, दशकों तक इन्होंने गैंगस्टर्स को सहारा देके उनको पैदा किया, उनको बड़ा किया, सिस्टम के अंदर घुसाया। उसको वो एक दिन में तो नहीं निकाला जा सकता, लेकिन हमने ये सोच रखा है कि बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी अधिकारी अगर सिस्टम के साथ खिलवाड़ करेगा, जो भी अधिकारी वहाँ कसूरवार थे सबको नापा गया, सबको अच्छे से नापा गया। ऐसी चीज़ें दोहराई नहीं जाएंगी, ऐसा हम कर सकते हैं। लेकिन सिस्टम में खामियां सामने आती रहेंगी, हम उनको दूर करने के लिए तैयार हैं, हम सीखने के लिए तैयार हैं। ये जी, कांग्रेस अपना विपक्ष आपके समक्ष चला रही है, तो
कहाँ तक मानते हैं, किस दिशा में है, क्या मजबूत हो पाएगी, क्योंकि ये संगठन ही नहीं बना पाएगी। नहीं, देखिए, विपक्ष आपके समक्ष तो है ही है, खुल के आपके सामने आ चुका है विपक्ष, उनकी सारी पोल पट्टी खुल चुकी है। भूपेंद्र हुड्डा जी विपक्ष होने का दावा करते हैं, लेकिन हरियाणा की बहन बेटी के साथ छेड़छाड़ करता है कोई मंत्री, उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं। भूपेंद्र हुड्डा जी विपक्ष होने का दावा करते हैं, लेकिन जब हम पोस्टर लगाते हैं, बीजेपी के खिलाफ नारे लगाते हैं, तो वो अपने नगर निगम में कह के हमारे खिलाफ कंप्लेंट करवा देते हैं। तो ये कैसा विपक्ष आपके समक्ष? आज तो इनकी रैली में जो लोग जा रहे थे, कांग्रेस के जो अपने समर्थक कह के कांग्रेस लाई थी, वो भी आम आदमी पार्टी के पोस्टरों को देख के नारे लगा रहे थे कि मोदी हटाओ देश बचाओ। अब हुड्डा जी नहीं बोलते इस बारे में, लेकिन उनके साथ उनकी रैली में जो लोग पहुंच रहे हैं वो ये नारा लगा रहे हैं। तो इससे क्या समझा जाए? कांग्रेस का भी जो ग्राउंड वर्कर है, कांग्रेस के साथ भी जो जुड़े हुए ग्राउंड पर लोग हैं, वो सारे आम आदमी पार्टी में अपना भविष्य देख रहे हैं, वो सारे आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि ये बड़े बड़े नेता अपने महलों में बैठ के इनको लगता है कि ज़मीन पे इनका आज भी कब्जा है, ज़मीन में लोगों के दिलों में आम आदमी पार्टी उतर चुकी है और ये सिर्फ हवाई नेता बन के रह गए हैं। कुछ दिन बाद ये अपने दाएं बाएं और पीछे पलट के देखेंगे तो शायद आदमी खड़ा नहीं मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।